आज हम मौजूद हैं बरेली में चौकी चौराहा एक जगह है जहां एक पार्क है, दामोदर स्वरूप सेठ पार्क। आज यहां धरना प्रदर्शन हो रहा है, बेरोजगारी को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो आज बात करते हैं क्यों ये लोग, सरकार से क्या मांग है इन लोगों की। तो मेरे साथ आज यहाँ मौजूद हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह, मैं ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक वेलफेयर एसोसिएशन से हूँ। जी सर, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा सर, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 52 साल है। सर, आप 52 साल की उम्र में अभी भी बेरोजगार हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार से आपकी क्या मांगे, आप क्यों धरना प्रदर्शन यहाँ करना चाहते हैं? हम जो है यहाँ पर जो छात्र बेरोजगार लोग बैठे हैं उन्हें अपना समर्थन देने आए, क्योंकि मेरे घर पर भी 2 बेटा बेटी हैं जवान, जिन्होंने MSc BSc कर रखा है और उनके लिए लगातार फार्म डाल रहे हैं। रेलवे का फर्स्ट पेपर ओके कर दिया, इसी तरह से लेखपाल का पेपर ओके कर दिया, लेकिन सरकार लगातार भर्तियां टाल रही है। तो हम इसीलिए समर्थन देने आए हैं कि ये बड़ा मुद्दा हो गया है। आज ये बीमारी पूरी खड़ी हुई है और ये बीमारी जो इसलिए है कि जो समाज में जो व्यवस्था है वो वर्तमान में पूंजीवादी व्यवस्था है। पूंजीपति वर्ग जो है सरकारों को पूरा चला रहा है और अपने मुनाफे के हिसाब से चीज़ों को तैयार करता है, उन्हें उसी तरह से पॉलिसी बना रही है सरकार। जैसे आज जो है वो फिक्स टर्म FTE फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की जो चीज़ें तैयार की गई, इससे पूर्व में जो थी वो नियमित नौकरी थी। आज संविदा, ठेका या FTE के तहत नौकरी भी मिल भी रही है, तो वो मिल रही है, वो भी इतने कम वेतन पर कि लोगों का जीवन नहीं चल रहा है। तो इसीलिए हम समर्थन देने आए हैं यहाँ। जी सर, अभी फ़िलहाल में RBI ने रेपो रेट भी बढ़ा दिया है। आखिर क्या कारण है कि सरकार ने जो वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का, वो लगातार कहते हैं कि बेरोजगार कम हुई है और आप यहाँ धरना दे रहे हैं? बेरोजगारी लगातार बढ़ी है और वर्तमान में जो आंकड़े हैं वो पिछले 45 वर्षों में बेरोजगारी है वो उच्च स्तर पर है, क्योंकि जो सरकार की जो भर्तियां हैं वो पिछले 7-8 साल से या तो रोक रखी हैं या वो नाम मात्र की ही भर्तियां हुई हैं, या उनको जो भर्तियों के पद थे उनको बंद ही कर दिया, ख़त्म ही कर दिया गया है। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है, क्योंकि जो भर्तियां निकाली भी जा रही हैं, जैसे 2014 में मोदी सरकार आई थी तब भर्तियां निकाली थी, तो अब लोगों को खूब आश्वासन मिला था कि रेलवे में इतनी जगह हैं या बैंकों में जगह है, तमाम सेक्टरों में जगह है, लेकिन जैसे ही सरकार बन गई उसके बाद उसको भूल गई, फिर वो भर्तियां बाकायदा बंद कर दी गई। आज तक उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मोदी सरकार आई थी तो ये दावा किया गया था कि साल में 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन सरकार के आने के बाद लगातार निजीकरण का भी सिलसिला जारी है। इंडियन एयरलाइंस को टाटा एयरलाइंस कर दिया गया है और रेलवे को ही निजीकरण किया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या निजीकरण से रोजगार मिलेगा? निजीकरण की प्रक्रिया इसलिए है कि वो जो आज़ादी के दौर में रेलवे, बैंक, बीमा और सड़क, बिजली सारे सेक्टर तो थे, राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्राइवेट जो सेठ साहूकार थे, टाटा, बिरला, अंबानी जैसे, इनके पास इतनी पूंजी नहीं थी कि इन संस्थानों को खरीद सके, तो उस दौर में इन संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकरण करके जनता की एक एक मेहनत की पूंजी जो है इकट्ठी की गई और वो पूंजीपतियों को दी गई, और उससे आज धीरे धीरे पूंजीपति इतने बड़े हो गए हैं कि वो इन संस्थानों को खरीद सकते हैं। तो आज पूंजीपतियों की मांग पर ही ये सरकार जो है पॉलिसी लेके आई, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। पूरी दुनिया के लुटेरे जो बनिए हैं, जो विश्व बैंक में जो विश्व व्यापार संगठन बनाए हुए हैं, वहाँ पर जो मंडी है वहाँ पर ये तय होता है कि पूरी दुनिया के मजदूरों, किसानों को कैसे लूटा चूसा जाए, और यही नीति आज जो है लागू हो रही है ताकि मजदूरों को कम से कम पैसे देके ज़्यादा से ज़्यादा काम करा के मुनाफा कमाया जाए। इसी पॉलिसी को सरकार लागू कर रही है, इसीलिए निजीकरण में जा रही है। इससे कम लोगों को रोजगार मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर किया जाएगा रोजगार से, और दूसरे पूंजीपति पर कम मुनाफा बढ़ेगा। ये पॉलिसी इसलिए लाई गई है। कृष्णपाल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि
कि भारत के अभी फ़िलहाल के आंकड़े को देखें तो जो भारत का जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है और जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं। जैसे अडानी जी हैं वो दुनिया के 7 में सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। तो इसमें क्या सरकार का फॉल्ट है क्या? जो आज वर्तमान में जो पॉलिसी आई है, जो पॉलिसी निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की जो मनमोहन सरकार में लाई थी, उसे मोदी सरकार जोर शोर से लागू कर रही है। और ये पॉलिसी, निजीकरण की जो पॉलिसी है, वो निजी स्वामित्व के हाथों में, जैसे जनता की संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने की है। और जनता की संपत्ति को जब निजी हाथों में सौंपोगे तो निजी व्यक्ति निजी संपत्ति बढ़ाने के लिए काम के घंटे बढ़ाएगा, मजदूरी कम करेगा, 4 आदमियों का काम 1 आदमी से लेगा, इससे उसकी संपत्ति बढ़ेगी और उसकी तमाम जैसे ठेका संविदा के तहत रखेगा तो उसमें उसकी कोई दुर्घटना है या कोई परेशानी है, उसमें उसकी जो देनदारियां हैं उनसे भी बच जाएगा। तो इससे जो है लगातार जो मेहनत कश आबादी है, बड़ी आबादी है, जो पूरे समाज का निर्माण करती है, वो गरीबी की तरफ जाएगी और चंद मुट्ठी भर लोग जो वो माला माल होते चले जाएंगे। यही प्रक्रिया है कि भारत में या पूरी दुनिया के स्तर पर लगातार जो है पूंजीपति बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जो है गरीबी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। जैसे किसी गांव के पास में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक तालाब होगा, तो तालाब इसलिए होता है कि वहाँ की मिट्टी लोगों ने निकाली और कच्चे मकान बना लिए, तो एक तरफ गड्ढा हो गया, एक तरफ ठेरा हो गया, ऊंचा हो गया। तो ठीक उसी तरह से भारत की जनता की हालत है कि एक तरफ तो पूंजीपति बहुत ऊंचे स्तर पर जा रहा है, वहीं दूसरे तरफ बहुत बड़ी आबादी जो निर्माण में लगी हुई है, जो पूरे समाज को चला रही है, वो गरीबी और बदहाली की तरफ जा रही है। तो इससे जो है समाज में बहुत बड़ी असमानता पैदा होगी और ये आने वाले दौर में एक विस्फोट का रूप लेगी। लोगों को जब काम नहीं मिलेगा, बेरोजगार होंगे और तमाम चीज़ों जूझ रहे होंगे, तो ये संघर्षों का भी सिलसिला फूटेगा, ये बात तय है। आपको क्या लगता है, आप जो धरना दे रहे हैं, क्या सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंच रही है या सरकार आपकी बात सुनेगी? देखो, अगर हम इसकी बात की जाए, ये इस बात से तय होता है, धरना प्रदर्शन या जुलूस से ये बात तय होती है कि हम मैदान में डटे हुए हैं। पूंजीपति अगर हम पर हमलावर है तो हम भी उसके साथ संघर्ष के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आज नहीं तो कल। जैसे आज़ादी के आंदोलन में पूरे 90 साल लगे थे, 1857 की पहले विद्रोह से लेकर 1947 तक 90 साल लग गए, लेकिन 90 साल के अंदर अंदर धीरे धीरे जनता का मूवमेंट आगे बढ़ता चला गया और एक दिन अंग्रेजों के यहाँ से देश से बोरिया बिस्तर बांधना ही पड़ा। आज पूरी दुनिया में पूंजीवादी व्यवस्था लगातार मजदूरों, मेहनतकशों पर हमला बोल रही है, तो पूरी दुनिया का जो मेहनत का जवाब है वो संघर्षों में लगा हुआ है और निश्चित तौर पर एक दौर में पूंजीवादी व्यवस्था का ही बोरिया बिस्तर बन जाएगा और दुनिया पर मजदूरों, मेहनतकशों की सत्ता जरूर कायम होगी। जैसा कि अभी आपने देखा, अभी हमारे साथ मौजूद थे कृष्णपाल जी, जिन्होंने बताया कि बेरोजगारी जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। तो आइए, कुछ लोग मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो और किसी से, ये कृष्णपाल शर्मा जी जो बता रहे थे कि बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है, आइए तो हम दूसरे एक व्यक्ति से बात करते हैं, इनका क्या मत है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हरिओम है। हरिओम नची, आप मुझे ये बताइए आपकी उम्र सर कितनी हो गई है? मैं 24 का हो चुका हूँ। जी सर, आप 24 साल की उम्र में अभी भी बेरोजगार हैं, इसीलिए आए धरना प्रदर्शन करने आए हैं। तो आपकी क्या क्या मांगे हैं सरकार से, क्या चेंज चाहते हैं ताकि आपको रोज़गार मिले? ये एक तो मेरी व्यक्तिगत समस्या तो है कि मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे रोज़गार मिले ताकि मैं अपने परिवार का, जो मेरे घर में दिक्कत परेशानी है, वो समस्या दूर हो चुके हैं। ये रोज़गार से ही हो सकता है। दूसरा, ये समाज और सोसाइटी की भी समस्या है, क्योंकि मेरे जैसे नौजवान जो अभी भी पढ़ रहे हैं उनके सामने रोज़गार का संकट है। हम लोगों की मांग ये है कि जिन नौजवानों को रोज़गार दिया जाए। पिछले रेलवे में, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको भर्ती करती है, तो रेलवे के कई सारे 60 लाख के आसपास रिक्त पद हैं, उसको भरे जाए, तो इससे बेरोज़गारी कम होगी। दूसरा, ये हमारी मांग है। दूसरा, जिन नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है तो उनको 10,000 प्रति माह रोज़गार दिया जाना चाहिए, है ना, ये हमारी मांग है। दूसरा, जो FTE और नीम की जो परियोजना चल रही है, जो नौजवान पढ़ लेते हैं, जो डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, जो फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, FTE नीम के तहत उनको कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर बेस पे रखा जाता है, तो निश्चित रूप से वो जो उनको फैक्ट्री मालिकों को फ़ायदा होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर जो काम करवाएगा तो उसका नौजवान का यही तय नहीं है कि वो कितने समय काम कर पाएगा, उसकी जॉब सिक्योर नहीं है। तो ये हमारी मांग है, जो नीम और जो FTE जो कानून
जो नौजवानों के खिलाफ हैं, जो बेरोज़गारी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, जो बढ़ा रहे हैं, उस पर ये भी हमारी मांग है कि ख़त्म होनी चाहिए। तो अभी आपने बताया कि रेलवे में लगभग 1,60,000 वैकेंसी जो है वो रिक्त हैं, लेकिन अभी पिछले महीने एक न्यूज़ आई थी जिसमें 72,000 रेलवे के पद को जो है वो सरकार ने कम कर दिया था। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये दरअसल अगर 72,000 के आसपास जो रेलवे में कम हो रहे हैं, तो ये सिर्फ रेलवे का मामला नहीं है, क्योंकि रेलवे बहुत बड़ा हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पे बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। तो ये सिर्फ रेलवे का मामला नहीं है कि रेलवे में जो है जो पद सरेंडर किए जा रहे हैं, ये पूरे, चाहे वो बिजली विभाग से ही, चाहे वो अलग अलग क्षेत्रों में से ही, उनमें जो है लगातार पद सरेंडर किए जा रहे हैं, उनको जो है ख़त्म किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि हम देखें कि जो रेलवे का बहुत बड़ा जो शेयर, उसका शेयर बेचा जा रहा है, उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अगर प्राइवेट रेलवे होगी तो निश्चित रूप से उसका बर्डन जनता की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि उसका किराया बढ़ेगा, उसका प्लेटफॉर्म का टिकट बढ़ेगा, उसका तमाम तरह के चीज़ें बढ़ेंगी। तो प्राइवेटाइजेशन अगर रेलवे का हो रहा है, उसके पद अगर सरेंडर किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हमला दूसरी चीज़ों पर भी होगा। बिजली के विभाग में, विद्युत क्षेत्र में भी होगा, जहाँ पर जो नौजवान या जो जॉब करते हैं, जो काम करते हैं, तो उस पर भी प्राइवेटाइजेशन होगा, तो उस पर भी जो है एक तरह का हमला होगा। तो ये गलत है, इसके हम खिलाफ हैं। कभी कभी सर सरकार की तरफ से बयान आता है कि योग्य उम्मीदवार नहीं है, वैकेंसी बहुत सारी हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, योग्यता का पैमाना क्या है? अगर मैं बीएससी कर रहा हूँ तो बीएससी की डिग्री आप ही तो दे रहे हो, तो योग्यता का पैमाना कि मैं बीएससी कर रहा हूँ तो आप डिग्री के हिसाब से आप मुझे रोज़गार दीजिए। ये मेरे बीएससी डिग्री तय कर रही है कि मेरी योग्यता बीएससी के आधार पर जिस क्षेत्र में मुझे रोज़गार मिल सकता है वो आप उसमें रोज़गार दीजिए। तो हिंदुस्तान में योग्यता की कमी नहीं है। आप अगर मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई कर रहे हो तो आपके अनुसार जो है रोज़गार पैदा किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि योग्यता की कमी नहीं है। नौजवान पढ़ रहा है तो उसके साथ आप खुद ही सवाल सोचिए कि जो पढ़ रहा है उसकी योग्यता की क्या कमी होगी, है ना? तो ये निश्चित रूप से ये उनको दोषी ठहराना है, जो नौजवान पढ़ रहा है, जो किसी तरह से डिग्री हासिल कर रहा है, उनको दोषी ठहराना है। बल्कि सरकार इस पे पल्ला झाड़ ले रही है कि हम कुछ नहीं है। एक तो सर मैंने यहाँ जो बहुत सारे इंडिया में क्या है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, रिसेंटली में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और ऊपर से बेरोज़गारी दर भी बढ़ रही है, और आप यहाँ धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी बात सरकार तक पहुँच पाएगी या सरकार आपकी बात पर कोई एक्शन भी लेगी? देखिए, कोई भी लड़ाई जो अभी वो तभी सक्सेस होती है, तभी अपने मंजिल तक जाती है जब उस लड़ाई पूरी जनता की लड़ाई बन जाती है। अगर बेरोज़गारी के खिलाफ हमारी लड़ाई है तो नौजवानों को इसके साथ आना चाहिए। ये बात सही है कि आज ये छोटे रूप में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये भले ही आज ये सक्सेस ना हो या आज सफलता ना हो, पर ये हम जनता को मैसेज ये देना चाहेंगे कि हम जिंदा हैं। हम लोग जो सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग जाति धर्म में बंटने के बजाय हम लोग ये मैसेज देंगे जनता को, नौजवानों को, कि हम लोग रोज़गार के लिए लड़ रहे हैं। भले ही वो आज सफल हो या ना हो, लेकिन हम इस उम्मीद से लड़ रहे हैं कि जनता हमारे साथ आएगी, क्योंकि ये समस्या उसी की है। आपसे जानना चाहूँगा सर, जो आप धरना प्रदर्शन, ये बरेली जगह है, क्या आपका धरना प्रदर्शन सिर्फ बरेली में हो रहा है या और कहीं भी हो रहा है? ये दरअसल धरना प्रदर्शन बरेली में, ये यूपी के सेंटर हम लोग सेंटर करके किया था। ये हमारा संगठन उत्तराखंड में भी है, तो वहाँ पर भी बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, इन्हीं मांगों को लेकर कि जो सरकारी वैकेंसियाँ उनको भरा जाए, रिक्त पद भरे जाएँ, है ना, रोज़गार सृजित किया जाए। ये मांग को लेकर उत्तराखंड में भी चल रहा है आंदोलन, धरना प्रदर्शन आज ही के दिन। धन्यवाद बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि बेरोजगारी के लिए ये लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे युवा जो आज बेरोजगार हैं, रोजी रोटी की तलाश में, जॉब की तलाश में दर भटक रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। तो ये सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं कि इन्हें अपना रोजगार